माय सेल्फ संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं, हमारा ये 7th लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें हम आज करेंगे रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ 5.3। इससे पहले हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सामने किए थे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं आगे के नेक्स्ट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो सबसे पहले 11 नंबर को लिखने से पहले मैं जरा एक फॉर्मूला यहाँ लिख दूंगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रिवाइज कराता हूँ कि हमने एक्सरसाइज 5.3 में एसएन यानी कि सम ऑफ द nth टर्म वाला जो है वो यूज किया था फॉर्मूला, और वो था हमारा n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इनटू d। और ऐसा भी मैंने आपको बताया था कि अगर इसके अलावा when you will have first term and last term तो आप उसे इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो दैट इज योर थर्ड वन, जो एक तरह का रिलेशन शो करता है इन बिटवीन an एंड sn। ठीक है, तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं वो हमें अच्छे से याद रखने हैं, आपको इनका ही यूज करके ये सारे सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, यानी कि जो आपको गिवन है वो है आपका Sn। क्या है Sn? क्वेश्चन नंबर 11, Sn is given, Sn is equal to 4n minus n square। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद what is the first term, then what is the sum of the first two terms, what is the second term, similarly find the third term, 10th term and the nth term। यानी इतने सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा हमारा nth टर्म। n आ जाएगा, उसके बाद जो भी टर्म पूछे जा रहे हैं वहां n = 1 2 3 लेके हम क्या कर सकते हैं, उसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, बराबर। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे हमारा an, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, an = Sn minus Sn-1। तो Sn तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन Sn-1 है नहीं, तो हम क्या फाइंड करेंगे Sn-1, यानी जहां पर n है वहां क्या रख देंगे n-1। तो आएगा हमारे पास Sn-1 = 4 × n-1 minus n-1 square। देखिए जहां n था वहां मैंने क्या रख दिया n-1। ठीक है, तो अब यहां आपको मिलेगा, यह आ जाएगा 4n - 4, और ये a माइनस जो उसको स्प्लिट ओपन करेंगे आपको मिलेगा n² - 2n + 1। अब ये माइनस सिंबल अंदर जाएगा तो सिंबल चेंज करेगा। ठीक है, तो 4n - 4 minus n² + 2n - 1। सिंपलीफाई करें, आपके पास आएगा -n², 4 + 2 हो जाएगा 6n, -4 - 1 हो जाएगा -5। तो ये आपका आंसर आया Sn-1 का। किसका? Sn-1 का। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे an = Sn minus Sn-1। Sn की वैल्यू हमारे पास है 4n minus n² माइनस, अब हमारे पास Sn-1 की ये वैल्यू है क्या है भाई, -n² + 6n - 5। अब ये माइनस एंटर होगा तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, 4n - n² माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस -6n और माइनस + 5। n² हो गए कट, -6n और +4n से बचा -2n, और सिर्फ एक 5 है तो आएगा 5 - 2n। ये आपका an आ गया। क्या आ गया? an आ गया। ठीक है, वंस यू गेट an, फिर आपको सारे टर्म फाइंड करना काफी इजी रहेगा। अब चलते हैं 1 by 1। क्या पूछा है, तो भाई a1 एंड s1 ये पूछा हुआ है, क्योंकि देखिए याद रखिए जो a1 होता है वही s1 होता है। ठीक है ना, ये भी याद रखना। ओके, तो अगर आपको s1 फाइंड करना है दैट मींस यू टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला में n की जगह पर 1 ले लेंगे, तो आपको मिलेगा a1 = 5 - 2 इन द ब्रैकेट 1। तो ये क्या हो गया हमारा 5 - 2 = 3। तो भाई a1 का आंसर आ गया, तो जो a1 है वही s1 है, इसलिए क्या हो गया s1 = 3। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, देन व्हाट इज सेकंड टर्म, इस तरह से। तो आपको a2, तो हम क्या करते हैं पहले a2 a3 जो पूछे पहले वो फाइंड कर देते हैं। a2 a3, तो a2 आएगा आपका
यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ n विल टेक 2, तो आएगा 5 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। फिर निकालते हैं a3, तो a3 आएगा 5 माइनस 2 ब्रैकेट में 3, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसके बाद हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी s2 चाहिए, यानी ये दोनों चाहिए। तो s2 में क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, इसका 3 इसका +1, तो 3 + 1 आंसर आ गया 4। तो ये हो गया आपका s2। ठीक है, सेकंड टर्म पूछा था, थर्ड टर्म पूछा था और s1 पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट वन 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म के लिए n की जगह रख देंगे 10, तो आएगा हमारे पास 5 माइनस 2 1 ब्रैकेट में 10, 5 माइनस 20 इज इक्वल टू -15। ठीक है, और लास्ट यहाँ पूछा गया है वैल्यू ऑफ nth टर्म, यानी an पूछा हुआ है। तो an तो हमने पहले फाइंड कर दिया है, दैट इज अवर an इक्वल टू 5 माइनस 2n। इट मींस an की वैल्यू s1 a2 a3 s2 एंड a10, ये वैल्यूज आपको पूछी गई थी, सभी के सभी आंसर हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब हुआ यहाँ पर n। ठीक है, तो आपको बहुत सिंपल मैनर से खाली आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद होगा तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, और इस फॉर्मूला के सम भी ज्यादा नहीं है, एक दो ही सम। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब पहली शुरुआत के 50 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि डिविजिबल बाय 6 होते हैं वो बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले बनाएंगे एपी। सबसे पहला होगा पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 होगा 6, फिर आएगा 12, फिर आएगा 18, और फिर चलते चलते अब जरा सोचिए 40 टर्म कौन सा होगा, तो 6 4 जा 24, पीछे एक जीरो लगाया, बन गया 240। ठीक है, समझ में आया। 6 के ऐसी वैल्यू जो 6 से डिविजिबल होती हैं तो वो 6 के टेबल में होंगी। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर एपी बनाने के लिए 6 का टेबल ही यूज कर लिया। 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा, कहां तक लेना है 640 जा, क्योंकि हमको कितना टर्म चाहिए 40, तो 6 4 जा 24, पीछे एक जीरो, तो आ गया 240। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हमारा मेथड जो होता है उस तरह से करना है। ठीक है ना, हमें फाइंड करना है S40। क्या फाइंड करना है S40। ठीक है, तो ये मालूम है कि ये 240 कौन है, 40th टर्म है। ठीक है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे पहला फर्स्ट A, फर्स्ट टर्म दैट इज 6, फिर फाइंड करेंगे D दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1 जो होगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, एंड D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 18 माइनस 12 इक्वल टू 6, therefore D इज इक्वल टू 6। तो A और D का आंसर आ गया हमारे पास। ये जो है हमारा लास्ट टर्म है, पर हमें पता है हमारा n क्या है, हमारा n है 40। ठीक है, और एडिशनली हमारे पास लास्ट टर्म यानी कि an है जो है 240, पर हमें इतनी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें फाइंड करना है सिर्फ S40। S40 यानी ये फॉर्मूला, उसमें चाहिए n, a और d। तो हमारे पास a है, d है, n है, सब कुछ है, तो बस वैल्यू रख दीजिए एंड दैट्स इट। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसमें से इसको देख के इजीली समझ सकते हैं। मैं यही फॉर्मूला से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास S साइन, यानी कि S40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा 2, a की जगह a की वैल्यू हमारे पास 6, देन प्लस n की जगह 40 माइनस 1, और d की वैल्यू है 6, यानी हो जाएगा यहाँ बाहर 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S40 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 220 जा, तो यहाँ आ गया 20, अब 2 6 जा 12, प्लस 40 माइनस 1 हो गया 39, और उसका 6 से मल्टीप्लिकेशन अभी बाकी है। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 39 6 जा, तो देखते हैं क्या आता है। ये बाहर 20 है, ये 12 प्लस 6 9 जा 54, 4 कैरी 5, 6 3 जा 18, 18 और 5 हो गया तुम्हारे 23, तो ये हो गया 234। कितना आ गया 234। अब इन दोनों का एडिशन, तो 20 बाहर, 234 प्लस 12 यानी कितना होगा 246। कितना आ गया 246। अब 246 से मल्टीप्लाई करना है आपको किसका 20 का, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, एंड 2 2 जा 4, लास्ट में आ गया 0। तो आपका आंसर जो हुआ S40 वो कितना हो गया 4920। क्या आ गया
4920। ओके, तो बस इस तरह से ही सारे सम सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ खत्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पहले आप लिख लीजिए जरा। ओके, तो अब हम आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो बस ये वही है जैसे वो डिविजन बाय 6 था, यहाँ पर आ गया मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी आप स्टार्ट करेंगे लाइक क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले आएगा 8, 8 के बाद 16, फिर आएगा 24, फिर 32 डैश डैश डैश, और फिर हमें कहां तक पहुंचना है 8 का मल्टीप्लिकेशन 15 से, तो 15 8 जा होता है 120, तो ये इस तरह से आया यहाँ पे 120, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा मेथड वही का वही रहेगा। हमें फाइंड करना है S15। क्या फाइंड करना है S15, ठीक है। तो सबसे पहले A फाइंड करेंगे। A is equal to obviously 8, then we will move with D. D is equal to A2 minus A1 and D also equal to A3 minus A2। दोनों को चेक करते हैं, लिखेंगे 16 minus 8, आंसर आया 8, then 24 minus 16 is equal to also 8, therefore D is equal to 8। हमारे पास A है, D है, और ये हमें बताया गया है कि n जो है कितने लेना है 15 टर्म, तो वो भी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसे रख देंगे हमारे Sn के फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो Sn में आ गया n/2 इन द ब्रैकेट 2a plus n minus 1 times D। Sn की जगह हो गया S15, आ गया 15/2, 2a की जगह हो गया 8, n की जगह है 15 minus 1 और D की जगह आ गया हमारा 8। तो यहाँ हुआ हमारे पास 15/2, 2 8 जा 16 प्लस 4, 15 minus 1 हो गया 14, मल्टीप्लाई 8 हुआ 15/2, ये है 16 प्लस यहाँ होगा 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8 और 11, तो हो गया 112, ठीक है। तो 15/2 इनका एडिशन हुआ आपका 128, ठीक है। 6 + 2 8, 1 + 1 2 और 1, ठीक है। अब इसका डिवाइड कर सकते हैं 2 6 जा एंड 2 4 जा, तो आपको मिलेगा 15 × 64। क्या मिलेगा 15 × 64। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 960। क्या आएगा 960। आप इसका मल्टीप्लिकेशन चलो साइड में कर देता हूं, 64 × 15, ये हो गया 4 6 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 6 जा 30, 32, ये आ गया आपका बिल्कुल सही 960। क्या आ गया 960। तो आपका आंसर है S15 is equal to 960, ठीक है। सो दिस वे योर क्वेश्चन नंबर 13 इज ओवर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या पूछा गया आपको, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आते हैं उन सबका हमें सम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिटवीन लिखा है इसलिए 0 और 50 इंक्लूड नहीं होगा। वैसे भी 50 जो है ऑड नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1। ऑड नंबर 1 है 3 5 7 और कहां तक जाएगा टिल 49, ठीक है। अब हमको इन सबका एडिशन चाहिए। क्या चाहिए, सबका एडिशन। पर यहाँ ये नहीं बताया है कि ये टोटल नंबर कितने हैं, तो इसलिए हमें यहाँ n जरूर फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं हमारे पास बेसिक a = 1, राइट। उसके बाद फाइंड करेंगे d is equal to 80 minus a1 और d is equal to a3 minus a2। इसका आंसर आ जाएगा 3 minus 1 equal to 2 और ये होगा 5 minus 3 equal to 2, therefore d is equal to 2। तो a है, d है और ये है हमारा लास्ट टर्म, तो ये क्या बन जाएगा l is equal to an equal to 49, ठीक है। तो इन तीनों का यूज करके हम n फाइंड करेंगे बाय यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला। तो a plus n minus 1 times d, a की जगह आ जाएगा 49, a है हमारा 1, n minus 1 as it is और d की जगह आ गया 2, ये माइनस होगा तो हो जाएगा 48, बचा 2 n minus 1, 2 को डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 is equal to n minus 1, माइनस 1 वहां गया तो n equal to 25, यानी कि आपके पास क्या वैल्यू आ गई n की 25। अब बस हमें फाइंड करना है s, तो Sn के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे S25 is equal to 25/2, ब्रैकेट में 2 a की जगह 1 प्लस 25 minus 1 d की जगह पर 2, ये आएगा 25/2 as it is, ये 2 1 2 प्लस
25 माइनस 1 34, 24 2 जा हो गया 48, 48 प्लस 2 हो जाएगा 50, तो 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 50, 0 से ये 2 से कट हुआ 25 आया, आपका बचा 25 मल्टीप्लाई 25, आंसर आएगा 625। क्या हो गया 625। यानी कि जो आपकी वैल्यूज आ रही है वो किस तरह की आएंगी, सम ऑफ दी ऑल दी ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तो वो टोटल वैल्यू होगी 25 और उनका जो सम करेंगे तो आंसर आएगा 625। ठीक है, तो यहां हुआ हमारा क्वेश्चन 14। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखते हैं, चले आगे 15 में क्या है। ओके, अब यहां से शुरू हो गया हमारे वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15। तो पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट्स एज फॉलोज। मतलब क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कंस्ट्रक्शन में और वहां पर ऐसा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो डेट बताई है, अगर तब तक आप अपना काम पूरा नहीं करते हैं तो पर डे पेनल्टी चार्ज पे करना पड़ता है। वो किस तरह से, तो फर्स्ट डे अगर एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो होता है 200, उसके अगले दिन 2 दिन हो जाएंगे तो 250, 3 दिन हो गए 300, और इस तरह से हर एक सक्सीडिंग डे, हर एक नेक्स्ट डे पे 50 रुपीस बढ़ता जाएगा। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? यानी बोला गया अगर वो 30 दिन डिले हो गया तो कितना चार्ज कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग होगी हमारी एपी से, सबसे पहले आएगा 200। क्यों 200 आएगा, क्योंकि फर्स्ट डे कितना पे करना पड़ता है 200, उसके बाद अगले दिन पे करना पड़ता है 250, फिर आता है 300, फिर डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे a दैट इज इक्वल टू 200, राइट, और फिर निकालेंगे d a2 माइनस a1 एंड d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ये हो जाएगा 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50, और ये होगा 300 माइनस 250 इक्वल टू 50, बोथ सेम आंसर, देयरफॉर d इज इक्वल टू 50। तो दो आंसर हमारे पास है। एडिशनली यहां बताया गया कि डिले हुआ है 30 डेज का, तो आपका n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि 30 डेज के बाद कॉन्ट्रैक्टर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास a है, d है, n है, तो हमें यही तीन वैल्यू चाहिए फॉर फाइंडिंग द सम। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे सीधे, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। सारी वैल्यूज हमारे पास है, n की जगह लिखेंगे 30 अपॉन 2, 2a की जगह हो गया 200 प्लस n हमारा 30 माइनस 1 और d की जगह आएगा 50। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए, बचेगा 15, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 200 यानी कि 400 प्लस 30 माइनस 1 29 और मल्टीप्लाई होगा 50 के साथ, तो ये है 400 प्लस 5 9 जा 45 का 5 9 जा 45 5 कैरी 4 5 2 जा 10 प्लस 4 14 और पीछे एक 0, तो आया आपके पास कितना 1450। इसको ऐड करेंगे 400 से, तो 15 का मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू, तो इसको एडिशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 1850 और आप इसको टोटल मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा आंसर 27750। क्या मिलेगा आपका आंसर 27750, और क्योंकि इसमें पेनल्टी पे की है तो रुपीस में है, इसलिए आगे रुपीस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा रुपीस। तो 30 डेज के बाद कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी के फॉर्म में कितना रुपीस पे करना पड़ेगा 27,750 रुपीस। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का एंड। अब आप इसे लिख लीजिए, इसके बाद हम करेंगे 16 से स्टार्ट। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 16। अब मैंने कहा था जैसे आपको कि अब सारे वर्ड प्रॉब्लम ही हैं। ठीक है, तो 16 नंबर है, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, then find the value of each of the prizes. मतलब क्या है कि कोई स्कूल में एक वो रखा गया था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ओवरऑल द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो
तो यहाँ पर जो प्राइजेस दिए जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो फर्स्ट प्राइज वाला होगा उसको जितना कैश प्राइस मिला है, उसके बाद सेकंड वाले को उससे 20 रुपीज कम, उससे थर्ड वाले को और 20 रुपीज कम, यानी सबको 20 रुपीज जो है वो कम करते जा रहे हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट जो है वो कितना है 700 है। तो 700 रुपीज को कितने स्टूडेंट है यहाँ पे 7, टोटल 7 कैश प्राइस यानी 7 स्टूडेंट हैं। उन सातों के साथ बच्चों को इस तरह से रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबसे पहले वाले को जितना मिले, सेकंड वाले को उससे 20 कम, थर्ड वाले को उससे और 20 कम, फोर्थ वाले को और कम 20, इस तरह से एंड हो जाए और 700 में से टोटल अमाउंट कुछ बचना नहीं चाहिए और सब कुछ वही उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो हम उसको कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि आपके पास यहाँ पे कोई प्रॉपर अमाउंट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो जो गिवन है पहले उसमें से कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि हमको यहाँ पे दिया गया टोटल सम दिया है तो वो बन गया हमारा SN। तो क्वेश्चन नंबर 16 की स्टार्टिंग में हमारे पास है SN दैट इज इक्वल टू 700 रुपीज। तो 700 रुपीज हमारा पास SN। इसके बाद जो प्राइसेस हैं वो हमें पता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट स्टूडेंट, क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट प्राइस जो कैश जो फर्स्ट प्राइस दिया गया दैट इज ऑफ x रुपीस। कितना है x। तो अगर फर्स्ट वाले को x दिया है तो उसके बाद जो सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, उनको किस तरह से दिया होगा, तो मैं डायरेक्ट आपको AP लिख के देता हूं। उसका पहला होगा x, दूसरा आएगा x माइनस 20, फिर आएगा x माइनस 40, फिर आएगा x माइनस 60, फिर x माइनस 80, x माइनस 100। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा x माइनस 120। ये हो गए हमारे AP की जो हमारे एलिमेंट चाहिए थे हमें वो आ गए इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि हमारा A होगा x, राइट, एंड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ D, A2 माइनस A1 एंड D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो हमारे पास आंसर आएंगे x माइनस 20 माइनस x का बचा माइनस 20। अगेन नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा A3 यानी कि x माइनस 40 माइनस ये, क्योंकि माइनस हो जाएगा तो x प्लस 20 हो जाएगा, x एंड x कट, माइनस 40 प्लस 20 आ जाएगा माइनस 20। सो देयरफॉर D इज इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, तो हमारे पास A है, D है और SN है। ठीक है ना, तीन वैल्यू हमारे पास है, खाली क्या नहीं है, वी नीड द दिस x वैल्यू, हमें ये x चाहिए। ठीक है ना, तो इस x को आप ध्यान से देखें तो जो A है वही हमारा यहाँ पर क्या है x है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम SN का यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। क्या करते हैं, SN का फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे टोटल कितने प्राइजेस हैं, 7 प्राइजेस हैं, इसलिए n इज इक्वल टू 7 है, ये भी याद रखना है। ठीक है, क्या n इक्वल टू 7। तो बस हम यहाँ वैल्यू रखते हैं इन द फॉर्मूला ऑफ SN। तो SN इज इक्वल टू n by 2 ब्रैकेट में आ गया 2a plus n minus 1 times d। ठीक है, तो SN की जगह आ जाएगा 700, n है हमारा 7 तो 7 by 2, 2 और a की जगह है x प्लस n है हमारा 7 minus 1 और d की जगह है minus 20। तो सिंप्लीफाई करते हैं इससे, इन दोनों को यहाँ ले जाओ, ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 2x, ये माइनस है तो हो जाएगा माइनस 2 7 जा 14, तो 140 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। या फिर आप ऐसा करो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो, 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 और 6 का सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा माइनस 120। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व किया तो आ गया आपके पास 100 टू 200 हो गया इज इक्वल टू 2x माइनस 120, ये उस तरफ गया तो हो जाएगा 320 इज इक्वल टू 2x। फाइनली x इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 160, यानी आपकी वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 160। अब ये x जो था वो कौन था, जो सबसे पहले स्टूडेंट को दिया गया था वो, तो हमारे पास अब फर्स्ट स्टूडेंट को जो दिया गया वो अमाउंट है हमारे पास। और अब हम बाकी के स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे कि अगर फर्स्ट स्टूडेंट को मिला है कितना 160 रुपीज, कितना मिला है 160 रुपीज, तो इसके बाद जो स्टूडेंट को होगा वो होगा 20 लेस, क्योंकि हमने सपोज देखो उस तरह से किया हुआ है। तो 160 माइनस 20 हो जाएगा 140 रुपीज, उसके बाद अगेन मोर तो ये हो जाएगा रुपीज 120,
फिर आएगा ₹100, फिर ₹80, फिर ₹60 और फिर ₹40। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर, मतलब स्टूडेंट्स को जो अमाउंट दिया जाएगा वो इस तरह का हो गया। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या इन सब का टोटल सम 700 होता है या नहीं। तो ये दोनों मिलके हो गए 300 और ये दोनों मिलके हो गए 200। तो 300 प्लस 200 500 600 एंड देन 700। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सम क्लियर हो गया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 में क्या है? इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बच्चों ने स्टार्ट किया प्लांट करना, प्लांटिंग द ट्रीज। It was decided that the number of trees that each of section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and that so on till class 12. There are 3 sections of each class. Then how many trees will be planted by the students? अब यहाँ पे क्या है समझिए, अच्छे से जरा ध्यान देना। हर एक क्लास अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या करेगा? उतने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा। जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले एक क्लास में से एक ट्री होगा प्लांट, सेकंड स्टैंडर्ड वाले 2 प्लांट करेंगे, थर्ड स्टैंडर्ड वाले 3 और इस तरह से 12th स्टैंडर्ड वाले कितने करेंगे? 12। हर एक क्लास के 3 सेक्शन, जैसे बोलते हैं ना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो टोटल क्लास कितने हो गए? 36। यानी हम क्या करेंगे? यूं सोचे जरा, आपको इसको कैसे सोचना पड़ेगा कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले 3 क्लास हैं और तीनों क्लास में क्या करना है? एक वो लोग प्लांट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए? क्लास 1 में से 3 प्लांट हो गए। तो आपका जो एपी बनेगा वो किस तरह से बनेगा? पहला नंबर आएगा आपके पास 3। क्यों? क्योंकि क्लास 1 में सभी के सभी क्लास एक ट्री प्लांट करेंगे और वैसे कितने क्लास हैं? 3, यानी हो गया 3। अब इसके अलावा दूसरा देखें तो हम या फिर चलो अब थोड़ा डिटेल में करने के लिए यूं कर देता हूं, स्टैंडर्ड 1 और 3 प्लांट, फिर 3 और स्टैंडर्ड 2, 3 और स्टैंडर्ड 3, ऐसे चलते चलते 3 और स्टैंडर्ड 12। तो आपको जो एपी मिलेगा कैसा मिलेगा? 3, 6, 9 दिस 12 36। तो आपको इस तरह से जो है आपको एपी मिलेगा। एपी मिल गया आपको, तो आप इजीली आप फाइंड कर सकते हैं a दैट इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a इक्वल टू 3। इसके बाद आएगा d दैट इज a2 माइनस a1 एंड a3 माइनस a2। दोनों का आंसर देखें तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, देयरफॉर d इज इक्वल टू 3। तो a है, d है और टोटल क्लास कितने हैं? ये हमारे पास लास्ट जो है ना वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आप यहां भी समझ सकते हैं कि ये आपका लास्ट टर्म और an जो है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? n इक्वल टू an इक्वल टू 36। ठीक है, हमें फाइंड करना है सबका टोटल सम। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे an दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो क्या बोलते हैं बच्चों ने जो प्लान किया वो हमारे पास है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर इसका सम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है, SN। तो SN के लिए रिक्वायरमेंट होती है A, D और N की। किसकी? A, D और N की, ठीक है ना। तो हमें N सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, राइट? कितना फाइंड करना पड़ेगा? N। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं, मतलब कि ये जो पहली क्लास वालों ने 3 प्लांट किए, दूसरी क्लास वालों ने 6, तीसरी क्लास वालों ने 9, तो 12th वाले जितने थे उनके कितने हो गए यहाँ पे? 36। ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे के सारे किस तरह से आएंगे कि आपके टोटल नंबर ऑफ जो क्लास होंगे वो हो जाएंगे 36। ओके, अब देखो मैं आपको सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल कितने क्लास है। क्लास तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक है। तो हमें यहाँ पे एक और वैल्यू मिलती है और वो है हमारा n इज इक्वल टू 12। हमारे पास n जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट जो है दैट इज व्हाट? अवर रिक्वायरमेंट इज ओनली ऑफ n। तो n हमारे पास 12 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला जो होगा हमारा क्या? Sn का। तो Sn is equal to n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 times d। तो यहाँ पर हमारा n है 12, तो आ जाएगा S12। तो ये 12 by 2, 2a की जगह आ गया 3 प्लस 12 minus 1 और d की जगह भी है 3। ये हो गया 2 6 जा बाहर 6 आया, 2 3 जा 6
12 माइनस 1 हो गया 11, 11 3 जा 33, तो 33 का मल्टीप्लस एडिशन 6 से हो गया 39। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, यानी आपका आंसर आया 234। यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड के जितने भी क्लास थे सभी बच्चों ने जितने ट्री प्लांट किए वो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हुए 234 ट्रीज। कितने 234 ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब गाइड। अब आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे इसके अगले सवाल पर। ठीक है, ओके, तो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 18। सो 18 नंबर है, जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें एक डायग्राम भी है। ठीक है, spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with the center at A of radii 0.5 centimeter, then 1 centimeter, then 1.5, then 2 centimeter, then so on, as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi equal to 22/7. यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान से डायग्राम पे देखना है। डायग्राम में कुछ ऐसा बताया हुआ है कि आपका जो एक यहाँ पर इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, ये है हमारा A और ये है हमारा B। ठीक है, तो आप पहले इससे एक सेमी सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से बनाते हैं इसके लिए, तो वो बन जाता है ऐसा। फिर उसके बाद अगली बार जो बनेगा उसमें सेंटर ये रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा उसका रेडियस, फिर वो यहाँ से आगे और ले जाएगा, फिर यहाँ से ये जो पॉइंट है इसका ये हो जाएगा क्या रेडियस, और फिर ये इसको और आगे ले जाएगा। मतलब इस तरह से क्या होगा, आपका सर्कल जो है बढ़ता जाएगा। पहले सेंटर ए लेंगे, फिर सेंटर बी, फिर सेंटर ए, फिर सेंटर बी, ऐसे चेंज होता जाएगा। ठीक है, सेंटर ए वाले जो है वो ऊपर की तरफ सेमी सर्कल बनाएंगे और सेंटर बी वाले वो नीचे की तरफ सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो वापस बता रहा हूँ, पहले सेंटर ए को लेके यहाँ से यहाँ छोटा ला ये सेमी सर्कल, फिर सेंटर बी लेके यहाँ से यहाँ का रेडियस, इतना रेडियस, और फिर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस सेमी सर्कल, फिर वापस सेंटर ए, तो ये हो गया इसका रेडियस, इसने बनाया यहाँ तक, फिर सेंटर बी यहाँ से यहाँ तक हो गया रेडियस, और फिर इसने यहाँ से यहाँ बनाया। सो दिस वे इट विल मूव ऑन टिल 13 सेमी सर्कल्स। कितने 13 सेमी सर्कल्स। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग में करूंगा वो 18 नंबर की, आपके सर्कल कितने हैं n इक्वल टू 13। फर्स्ट वैल्यू n इज क्लियर, n तो हो गया क्लियर कि टोटल 13 आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो ये सेमी सर्कल जो बनाए गए हैं उनमें उनकी लेंथ को नाम दिया है L1 L2 L3 दिस वे। ठीक है, और ये जो रेडियस बन रहे हैं वो रेडियस, सॉरी ये जो सेमी सर्कल बन रहे हैं उनका रेडियस 0.5 से शुरू होके आगे बढ़ता जाता है, 0.5 1 to 1.5 2 दिस वे। ओके, और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेनी है, चलो वो तो आगे लिख देंगे, पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग, ये सेमी सर्कल है और अगर इसकी टोटल लेंथ चाहिए तो हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस। तो यहाँ सर्कमफरेंस तो है लेकिन कंप्लीट सर्कल का नहीं है, तो क्या बन जाएगा वो सेमी सर्कमफरेंस। क्या बन जाएगा, सेमी सर्कमफरेंस। तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, सेमी circumference is equal to 1/2 into 2 pi r। देखो सर्कमफरेंस होता है 2 pi r, लेकिन उसका सेमी कर दिया इससे 1/2 आ गया, 2 और 2 कट गया, बचा आपके पास क्या पाई r। क्या बचा पाई r। तो अब जो आपकी लेंथ होगी, यानी पहली लेंथ जो होगी वो यहां से लेके यहां तक L1, फिर यहां से यहां तक L2, फिर यहां से यहां तक L3, फिर L4 एंड दिस वे सो ऑन। ठीक है, तो आपको जो L1 होगा वो क्या आएगा, L1 होगा, इसमें R की जगह पहले लिया गया है 0.5, तो आपका पहला आंसर जो आएगा L1 का होगा 0.5 पाई। फिर होगा L2 इज इक्वल टू 1.0 पाई, फिर L3 आएगा वो हो जाएगा 1.5 पाई। सो दिस वे इट विल मूव ऑन, कहां तक 13 तक जाएगा, कहां तक जाएगा 13 तक। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं, यानी आपकी जो वैल्यूज आपको आइडिया आ गया कि किस तरह से है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी जाएगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि आपका जो सम निकालना है वो किस तरह का होगा, 13 राउंड का है। कितने हैं 13 राउंड, और हर बार जो हमारा रेडियस है वो कितना बढ़ता जा रहा है 0.5। कितना बढ़ रहा है 0.5। तो हम यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसमें रेडियस बार बार क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो इससे आपको कुछ अगर इसका एपी के फॉर्म में कुछ लिखना हो तो वो कुछ किस तरह से आएगा, यानी यहाँ पर आपकी जो वैल्यू यानी लेंथ ऑफ दिस, यानी वो आपका ऐसा आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस 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 अप टू L13। कितना आ जाएगा, अप टू
L13, यानी आपके पास इन सब का एडिशन जो है ना वो होना चाहिए, तो आप इसका क्या बता सकते हैं, टोटल लेंथ बता सकते हैं, ठीक है। अब इन सब में इनके जितने भी वैल्यू है इन सभी में हमारे पास एक चीज कॉमन है और वो क्या है 0.5। 0.5 यहाँ पर हर जगह आपको मिलेगा। देखो ये 1.0 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 प्लस 0.5, फिर यहाँ पर 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5, मतलब हर एक में से 0.5 जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस लेंथ में अगर आप इसके अकॉर्डिंग वैल्यू देखें तो आप इसमें से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका हर एक में पाई तो है तो पाई बाहर आ गया और साथ ही साथ हर एक का 0.5 बाहर ले लिया आपने, क्या ले लिया 0.5, तो अंदर क्या बचा, तो देखो यह बचा 1, यहाँ आएगा 2, देखना ध्यान से यहाँ 2 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कितने हैं मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं, जैसे 0.5 होता है 0.5, लेकिन 1.0 को मैं लिख सकता हूं 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 2 टाइम्स 0.5, फिर 1.5 को मैं लिख सकता हूं 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 मतलब 3.5। तो इस तरह से मैंने क्या किया, सभी में से 0.5 बाहर निकाल दिया। अब बचा कौन 1 2 3 4 दिस वे, तो 1 2 3 कहां तक जाएगा टिल 13, समझ आ गया आपको, क्लियर, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सम पहले निकालेंगे फिर पाई क्यूब रख के इसको सॉल्व कर देंगे। तो सम फाइंड करना है, इसके लिए हमको चाहिए a d एंड ये हमारा पहले से दिया हुआ है लास्ट टर्म दैट इज 13, ठीक है। तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं, चलो इतने में पहले अप्लाई करेंगे AP, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। तो AP के लिए चलो मैं इसको करता हूं सॉल्व, मेरा यहाँ a आएगा 1, d is equal to a2 minus a1 and d is equal to a3 minus a2, वैल्यू आएगी 2 minus 1 1 और 3 minus 2 1, therefore d is equal to 1, और ये लास्ट टर्म है आपका, तो n इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 13, ठीक है। तो a है d है l है, ठीक है, और आपके पास n भी है, तो क्या करोगे Sn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला रखोगे Sn is equal to n by 2, सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला a plus l, तो क्या मिला आपको n की जगह आ गया 13/2, a है हमारा 1 और l है हमारा 13, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13/2 और ये 13 प्लस 1 हो गया 14, 2 7 जा तो 13 into 7, 13 7 जा 91, कितना आ गया 91। तो आपका Sn का आंसर कितना आ गया, Sn का आंसर यानी n की जगह में 13 लिखूं तो S13 का आंसर आ गया 91, ये आंसर आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या बचा यहाँ पे, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई, ये पूरे के पूरे सम की जगह मैं लिखूंगा 91, क्या लिखूंगा 91। अब यहाँ पे 0.5 को मैं 5/10 लिख सकता हूँ, पाई की जगह वैल्यू दी हुई आपको कि पाई कितना लेना है 22/7 और ये है 91, तो 7 13 जा, ठीक है, फिर 5 1 जा 5 2 जा और ये 2 11 जा, कितना बचा भाई ये 1 11 13 11 13, नीचे कुछ नहीं बचा, तो मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 143 और ये सेंटीमीटर में है, तो हमारी जो टोटल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 143 सेंटीमीटर, क्या आएगा 143 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे से इस हमको करना, डायग्राम को समझ के करना, ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की उस पर भी अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो आपको ये सम को सॉल्व करना काफी इजी रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो मैं ये डायग्राम वाला पार्ट जो है मैं इस पे इरेज कर देता हूं, ठीक है। Alright, now question number 19. Question 19 में हमारे पास 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it and so on। यानी क्या है, देखो आप डायग्राम आपको दिया हुआ है, ऐसे वो स्टैक्ड लगाए हुए हैं लॉग्स के, तो पहले नीचे 20 रखे हैं, उसके ऊपर 19 रखे हैं, उसके ऊपर 18 रखे हैं, उसके ऊपर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। टोटल जो है वो फिक्स है कि 200 लॉग्स हैं, कितने हैं 200, यानी हमारे पास सम जो है ना वो गिवन है, हमारे पास जो Sn है वो गिवन है, वो है हमारा 200, ठीक है। तो Sn इज फिक्स्ड 200, ठीक है। देन
सबसे पहले 20 है, फिर 19, फिर 18 डैश डैश डैश। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। मतलब पहले तो बताना है कि ये आप जैसे पहले नीचे कितने 20 नीचे आप 20 रखते हो, उसके ऊपर फिर 19 रखते हो, फिर उसके ऊपर 18 रखते हो, फिर 17, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आपकी 200 कब खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म होंगे तो उसमें टॉप पर कितने होंगे वो भी बताना है। ये दोनों आपके क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, और अगर मैं इसका एबी बनाने का ट्राई करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि पहले आएगा 20, फिर होगा 19, फिर आएगा 18, फिर डैश डैश डैश, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा एबी फाइंड करने के लिए a इज इक्वल टू 20 हो गया, then d is equal to a2 minus a1 and d is equal to a3 minus a2, that is 19 minus 20 equal to minus 1 and 18 minus 19 is equal to minus 1। तो d कितना आ गया भाई, d is equal to minus 1, ठीक है। तो a है, d है और sn है, क्या चाहिए हमें, चाहिए n की वैल्यू। देन दैट्स इट, क्या करेंगे भाई, sn का फॉर्मूला लगा दो, that is n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 times d। हमारे पास sn की जगह है 200, n हमारे पास नहीं है, 2a की जगह आ गया 20, n हमारे पास नहीं है, d की जगह -1, ये वहां चला जाएगा, हो जाएगा 400, ये रहा n, यहाँ आ जाएगा 40 प्लस सॉरी माइनस आएगा क्योंकि -1 है इसलिए, तो आएगा -n माइनस माइनस +1, तो ये हो जाएगा n अंदर हो गया 41 माइनस n, मल्टीप्लाई करो तो 41n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पर है 400। इसे अरेंज करके अगर मैं लिखूं इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म तो आएगा, मैंने माइनस को ये दोनों वैल्यू इस तरफ ले जाता हूं, तो बनेगा आपके पास n स्क्वायर माइनस 41n एंड देन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, तो आप करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो क्या हो जाएगा 400 के ऐसे फैक्टर पाड़ो, प्लस करें तो 41 आए। आंसर इज वेरी क्लियर, 25 16 तो आप लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। कॉमन आएगा यहाँ पर n बचेगा n माइनस 25, यहाँ आएगा 16 आएगा n माइनस 25, तो हमारे पास दो वैल्यू है n माइनस 25 एंड n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 25 और दूसरा हो जाएगा और n इक्वल टू 16। सो यहाँ हमें क्लियर करना पड़ेगा कि जो दो टर्म आ रहे हैं वो कौन से हैं, तो हम दोनों को चेक करेंगे विद जनरलाइज फॉर्म वेरी क्विकली। a25 इज इक्वल टू a प्लस 24d और a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 प्लस 24 इंटू d की जगह है -1, ठीक है। ये हो गया 20 माइनस 24 आ गया -4 विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आएगा a की जगह 20 प्लस 15 d की जगह -1, तो 20 माइनस 15 आंसर आया 5। यानी कि ये कंफर्म हुआ कि आपको टोटल ये कितनी रोज रखनी पड़ेंगी, 16 रोज रखनी पड़ेगी, और सबसे ऊपर जो टॉप में 16 नंबर की रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, लॉग्स होंगे 5। तो आंसर आया 16 रोज एंड नंबर ऑफ लॉग्स ऑन द टॉप रो इज 5। So this way you will solve 90 number। इसलिए लीजिए, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, let it out first। Okay, now question number 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले फटाफट। क्वेश्चन में यहाँ पे भी अगले वन मोर टाइम यहाँ पे भी डायग्राम दिया हुआ है, इसे बोला है पोटैटो रेस। क्या बोला है, पोटैटो रेस। मैं सबसे पहले आपको कुछ ऐसा बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ कुछ इस तरह से लिख रहा हूं 10 प्लस 2 इंटू 3 10 प्लस 10 प्लस 4 टाइम कर देते हैं, कितनी बार 4 टाइम, यानी 2 3 6। अब एक बार और कर देते हैं 6 प्लस 2 इंटू 3, फिर 10 प्लस 6 हो गए 12, तो 12 प्लस 2 इंटू 3 कुछ ऐसा होगा। अब ये कैसा है तो जरा पहले आपको मैं समझा दूंगी कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई एक रेस हो रही है, क्या हो रही है, रेस, पोटैटो रेस। क्या नाम दिया भाई, पोटैटो रेस। रेस को भी हुई तो पोटैटो रेस, ठीक है। चलो तुमको एप्पल रेस लिखनी है, एप्पल रेस लिख देना, ठीक है। ये जो है ना आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के पास में रखी है बकेट, क्या रखी है, बकेट।
अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट के पास आपकी जो बकेट है, यहाँ से रेसर जो है वो स्टार्ट करता है। तो रेसर ने सबसे पहले स्टार्ट किया, जो सबसे पहला पोटैटो रखा हुआ यहाँ पर वो है टोटल 5 मीटर के डिस्टेंस पे। कितने? 5 मीटर के। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, रेस स्टार्ट करते हैं, जाते हैं और पहले पोटैटो को पिकअप करके वापस आके बकेट में डालते हैं। तो जाते वक्त 5 मीटर, आते वक्त 5 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 5 + 5 10, इसलिए सबसे पहले लिखा है 10। समझ में आया? ये हो गया 10। नेक्स्ट, फिर जो उसके बाद अगला जो है वो यहां रखा है, ये जो है इससे 3 मीटर डिस्टेंस पे। कितने? 3 मीटर डिस्टेंस पे। इट मींस व्हाट? अब उसने पहला पोटैटो तो जाके बकेट में डाल दिया, दूसरा पोटैटो लेने के लिए पहले क्या करेगा? पहले 5 मीटर जाएगा, फिर 3 मीटर जाएगा, फिर वापस 3 मीटर आएगा, फिर वापस 5 मीटर। तो 5 जो 10 थे वो तो यही के यही, और 3 मीटर एक बार गया, 3 मीटर आया, तो कितने 3 मीटर हो गए? 2 × 3 मीटर। इसलिए मैंने लिखा यहां पर 10 + 2 × 3। नेक्स्ट, इसके बाद अगले हर एक पोटैटो का डिस्टेंस कितना है? इन अ गैप ऑफ 3 मीटर। हर एक है यहाँ पे 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। और लास्ट में यहाँ पर टोटल कितने हैं? आई थिंक दे हैव गिवन 10 पोटैटोस, राइट? 10 पोटैटो हैं। कितने? 10। तो इस तरह से यहाँ पे वो डिस्टेंस जो है वो बताया हुआ है। ठीक है। अब क्योंकि मैं सेकंड पोटैटो ले चुका हूं, मुझे जाना है थर्ड पोटैटो पे। तो पहले 5 और वापस 5, यानी पहले हो गया 10 और ये 3 हो गया 6। वापस से हो जाएगा 2 × 3 मीटर, इसलिए वापस से 2 3 सा। फिर उसके बाद अगले वाले में पहले 10 और ये 6 हो गया 12, प्लस इसका अलग से 2 3 सा। बस इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आया? तो हमें फाइंड करना है कि a competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket and runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it and C continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो उसको total distance कितना कवर किया वो बताना है। तो ये एक्चुअली आपका एपी, अभी डायरेक्ट एपी नहीं, हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला आया 10, फिर आएगा 2 3 6, 10 + 6 16, फिर 2 3 6 6 6 12, 12 + 10 हो गया 22। आप चाहो तो देखो तो 6 मीटर का डिस्टेंस आप कर लो। 10 + 6 16, 16 + 6 22, 22 + 6 आएगा 28 और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। तो बस अब हमें फाइंड करना है सम। तो उसके लिए देखते हैं एपी। तो एपी में से निकलेगा A = फर्स्ट टर्म है हमारा 10, दैट इज A = 10 हो गया। फिर फाइंड करेंगे D, ऑब्वियसली A2 - A1 and A3 - A2। यहाँ आएगा 16 - 10 = 6 and 22 - 16 again = 6। Therefore D = 6। and हमको पहले से गिवन है टोटल 10 पोटैटोज हैं। ठीक है। A है, D है, N है, क्या चाहिए? Sn। ऐसे फाइन Sn = n/2 ब्रैकेट में आ गया 2A + n - 1 टाइम्स D। तो यहाँ आ गया n की जगह 10, तो ये हो गया S10 10/2, 2A की जगह 10 प्लस यहाँ पर आया 10 - 1, D की जगह हमारे पास 6, ये हो गया 2 5 यहाँ पर 5, ये 2 10 20 प्लस 10 - 1 9, 9 प्लस 9 × 6 9 6 54, ये 5 54 + 20 हो गया 74। फाइनली सम ऑफ दिस होल 5 4 20 कैरी 2 और 5 7 35 + 2 37। तो ये हो गया 370 मीटर। यानी कि टोटल जो कॉम्पिटिटर है उसने 10 पोटैटोज को पिकअप करने में कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल 370 मीटर। ओके। तो यहाँ हुआ हमारा एक्सरसाइज 3.7 का एंड। ये सारे सम अगर आपने मैंने जिस तरह से करा ऐसे लिखेंगे तो आपको काफी आसानी रहेगी। रिवीजन भी करना है तो आप इसको वीडियोस को 2-3 बार देख सकते हैं, राइट? और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।